हाँ जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की हमारी एक क्लास हो चुकी थी और आज हम अगली क्लास के ऊपर आ रहे हैं, क्लास नंबर 2। चलिए, बुक्स ओपन कर लीजिएगा। अभी तक हमने क्लास नंबर 1 के अंदर क्या क्या किया था। हमने इंटरप्रिटेशन का मतलब किया था, हमने कंस्ट्रक्शन का मतलब किया था, फिर डॉक्यूमेंट्स का मतलब किया था। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहली क्लास के अंदर कर ली हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल्स कर लिए थे, और फिर उसके अंदर हमने स्टैट्यूट की डेफिनेशन कर ली थी, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन कर ली थी। अच्छा जी, इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कर ली थी, डीड्स की डेफिनेशन हो गई थी, इंटरप्रिटेशन की डेफिनेशन हो गई थी। ये सारी डेफिनेशंस हमारी हो चुकी थी। अब हम एक काम कीजिएगा, थोड़ा ये इन रूल्स पे आने से पहले थोड़ा सा लिखना शुरू कीजिएगा। आइए जी, थोड़ा सा लिखना शुरू करते हैं। पिद्दू सा। चले, इज दिस लाइव? यस, दिस इज लाइव। थोड़ा सा पिद्दू सा लिखना शुरू करना। स्टैच्यूट, रोमन नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। देखिए, अभी तक का आपका मतलब क्या कहता है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का? हमने सबसे पहले सबसे पहले देखा कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, द आर्ट ऑफ फाइंडिंग द ट्रू सेंस ऑफ वर्ड एक्सप्रेस्ड इन द स्टैट्यूट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन। ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कंक्लूजन ड्रॉ करना। यानी कि कई बार ऐसे होता है, वर्ड में पीछे छुपा हुआ एक मतलब होता है, उस पीछे छुपे हुए मतलब को समझना इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन। इनको मैं बड़े बेसिक के एग्जांपल्स के थ्रू अगर कराना चाहूँ तो बड़े बेसिक से एग्जांपल में लूंगा मैं आपको, फॉर एग्जांपल, ताकि आपके समझ में आ सके कि हम एक्चुअल में इन दोनों वर्ड्स के अंदर फ़र्क क्या है, ताकि फिर लिखने के अंदर आपके पास आसानी रहेगी। बहुत बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, एग्ज़ाम में कोट मत करना, ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम में मत कोट करना, ये आपके समझने के लिए है। मैंने कहा जी, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, और कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं जी 9 बजे से पहले एंट्री नहीं है, एंट्री बिफोर 9 AM इज नॉट अलाउड। सिंपल सा वर्ड है। आप आ गए हो 8:50 AM, बताइए एंट्री मिलेगी या नहीं? बताओ जी, एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी? 9 बजे से पहले एंट्री नहीं है, आप 8:50 पे आ गए हो, एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी? बड़ी सीधी सी बात है। वर्ड पढ़ के क्लियर मतलब निकल रहा है कि अगर मैं 8:50 पे आया तो एंट्री नहीं मिलेगी, एंट्री नहीं मिलेगी। नाउ दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। सिंपल सा, मैंने प्लेन वर्ड्स पढ़े, उसका इंटरप्रिटेशन निकाल के रख दिया। दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, खास दिमाग नहीं लगाना पड़ा। यू कैन नॉट एंटर। ठीक है, अब आइए कंस्ट्रक्शन पर। कंस्ट्रक्शन, मैंने कहा जी, लिखा है नो पेट्स अलाउड। यहां पर पेट्स अलाउड नहीं है। अब हुआ क्या, एक ब्लाइंड आदमी था,
वो आया है पार्क में घूमने के लिए और एक गाइड डॉग होता है ना, उसके साथ आया है। बताओ जी, इस केस में अंतरात्मा पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा, क्या एंट्री अलाउ करोगे या नहीं? बताओ बताओ बताओ। यानी कि अब यहां पर कोर्ट क्या करेगा? कंक्लूजन ड्रॉ करेगा विच लाई बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड। वर्ड से पीछे जाके कोर्ट कुछ कर रहा है। आप गेटिंग इट? नाउ द कोर्ट may construct the law to allow the dog to enable disabled person। बताइए, समझ आया कॉन्सेप्ट? एक तो तुम हां नहीं बोल रहे ना, बोलो ना हां। समझ आया दोनों के बीच में फर्क? इंटरप्रिटेशन मतलब प्लेन रीडिंग कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन मतलब उसके पीछे जा रहे हो। एक और एग्जांपल लूं, एक और एग्जांपल देखिएगा। मैंने कहा जी फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन का ही लेता हूं, नो व्हीकल्स आर अलाउड इन पार्क, ये लिखा है, ठीक है। एक बंदा व्हील चेयर पे आ गया। अब बताओ जी क्या करोगे? नाउ समवन, वो भी तो व्हीकल है, एंटर्स यूजिंग व्हील चेयर। बोलो जी बोलो, क्या करोगे अब इस केस में? कोर्ट में अलाउ, कोर्ट में अलाउ, कोर्ट अलाउ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली इसका एक और एग्जांपल लेता हूं। लिखा है पर्सन बिलो 18 18 years of age cannot vote। तो सवाल उठा 17 साल वाला कर सकता है? इफ a 17-year-old can vote, आंसर इज नो, क्लियर कट है। दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब पता लगा, वो दूर जाके कोर्ट जो मतलब निकाल रहा है कि ओहो अच्छा जी इसका मतलब ये होगा, तो वो कंस्ट्रक्शन है। दे दो जी दे दो, डन का मैसेज दे दो। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? अब हम लिखना शुरू करते हैं। इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के बीच में क्या फर्क है? लिखो जी, इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है? वाइल मोर ऑफन दीज टू टर्म्स। अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन लिखना, डेफिनेशन ऑफ बोथ, जो बुक में एक एक लाइन की लिखी हुई है ना वो, ठीक है। फिर उसके बाद वाइल मोर ऑफन दीज टर्म्स are used interchangeable नॉर्मली इंटरचेंजेबल ही यूज की जा सकती हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट या कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट कह सकते हो आप। टू रिफ्लेक्ट अ प्रोसेस adopted by court to ascertain the meaning of
the legislator, comma, these terms have different connotation. कॉनोटेशंस का मतलब होता है भावार्थ, मतलब इनका अर्थ अलग अलग है, जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू अभी देखा. कॉनोटेशंस. इंटरप्रिटेशन is the art of ascertaining the meaning of the words and the true sense in which they should be understood. जो वर्ड लिखे हुए हैं उसका सही मतलब क्या है और इन्हें कैसे समझा जाना चाहिए. इट इज द ड्रॉइंग ऑफ अ कंक्लूजन from statute that lie beyond the direct expression of word used in statute. तो कई बार इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है लिखे हुए वर्ड से थोड़ा हट के मतलब निकालना. लिखा हुआ जो वर्ड है ना उससे हट के थोड़ा मतलब निकालना भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है. या तो एज इट इज मतलब निकालना या थोड़ा हट के मतलब निकालना भी इंटरप्रिटेशन के अंदर ही आता है. ठीक है. where the court adhere to the plain meaning of language used by the legislator देखो जी, आप अगर किसी वर्ड के प्लेन मीनिंग है उसका इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो तो वो इंटरप्रिटेशन ही कहलाएगा. इट वुड बी इंटरप्रिटेशन. बट अगर वर्ड का मतलब प्लेन नहीं है, कोर्ट को अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है, व्हील चेयर, तो फिर but where the meaning is not plain, comma, the court has to decide whether the wording was meant to cover the situation before the court. जैसे व्हील चेयर, जैसे डॉग को लाना पार्क में.
ओहो, एक गड़बड़ हो गई। यहां पे लिखना कंस्ट्रक्शन मीन्स drawing of a conclusion from a statute that lie beyond the direct expression of the word used in the statute। ये इंटरप्रिटेशन का है, ये कंस्ट्रक्शन का पैरा है, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा है। चलिए, स्क्रीन स्टॉप हो गई है? नहीं, स्क्रीन तो चल रही है भाई। रिफ्रेश करके देखो या री एंटर करके वो लॉग इन करके देखो भाई, चल रही है, स्क्रीन चल रही है भाई, कहीं दिक्कत नहीं है। स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया यहां तक? आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। फुल स्टॉप लिख के आगे लिखिएगा, हेयर द कोर्ट वुड बी रिजॉर्टिंग टू कंस्ट्रक्शन। 2027 से शायद इंस्टीट्यूट दोबारा से ये क्लास रिकॉर्डेड है। हाँ, ये क्लास रिकॉर्डेड है। आज हम 3 जुलाई 2026 की क्लास देख रहे हैं, 3 बज चुके हैं। सर को कहीं जाना पड़ गया तो रिकॉर्डेड है। नालायकों, कुरुक्षेत्र वालों, जब तक तुम्हें वेजिटेरियन ना पड़े तुम्हें विश्वास नहीं होता। Here the court would be resorting to the construction, यानी कि ये जो पैरा उसी पैरा के कंटिन्यूएशन में चल रही है, तो कोर्ट किसको रिजॉर्ट कर रहा है इस टाइम? कंस्ट्रक्शन को रिजॉर्ट कर रहा है। ठीक है ना? चले, कंक्लूजन ड्रॉन बाय मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन are within the spirit though not necessarily within the letter of law। यानी कि जरूरी नहीं है कि लॉ के अंदर लिखा हो, बट स्पिरिट ऑफ लॉ में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स नॉट अलाउड, तो गाइडिंग डॉग अलाउ होना चाहिए। चेयर्स, व्हीकल नॉट अलाउड, बट व्हील चेयर अलाउ होना चाहिए। यानी कि अगर प्लेन लेटर देखे जाए तो उसमें कुछ और मतलब है, बट जब स्पिरिट ऑफ लॉ देखी जाए तो मतलब कुछ और निकलता है। तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। प्लीज एक बार दोबारा पढ़ के पूरा डन का मैसेज दे सकते हो? पूरा पढ़ने के बाद डन का मैसेज मिल सकता है? भाई डन का मैसेज दे दोगे? डन का मैसेज दे दोगे? चलिए, मेरा कॉन्सेप्ट आता है आगे कि हमें इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन की क्या जरूरत है। मतलब क्या आग लगी पड़ी हमारे अंदर? कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे हैं हम? वाई डू वी नीड इंटरप्रिटेशन ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन? क्या जरूरत है इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन करने की? बड़ी सीधी सी बात है, अगर इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन की जरूरत ना होती तो आज पोपली किसी कंपनी के अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर बैठ के देख रहा होता कि ये ठीक है कि नहीं, या बैंक में बैठ के लोन दे रहा होता। फिर लॉ कौन पढ़ाता? अगर लॉ कहानियों के रूप में लिखा होता, रिया राम की कहानियों के रूप में लॉ लिख दिया होता, तो फिर मेरी दुकान पे कौन आता? मेरी दुकान पे तो मैं मक्खियां मार रहा होता। तो फिर
जजेस की जरूरत क्या पड़ती है, एडवोकेट की जरूरत क्या पड़ती, तो हम सबको रोजगार देने के लिए इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी, ताकि आप लोग हमारे पास आओ और कहो समझाओ और हम आपको कहें लो। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। लिखिएगा वाइल, हालांकि लॉ मेकर लॉ बनाते हुए सारी केयर करते हैं कि सब कुछ डाल दें, बट फिर भी हम बड़े आराम से क्लासेस के अंदर, ना जाने मैंने कितनी बार कहा होगा कि नालायक है लॉ बनाने वाला, ढक्कन है लॉ बनाने वाला, बनाना नहीं आता। बट कल को अगर मैं लॉ बनाऊं, कल को अगर मैं लॉ बनाऊं तो मैं उनसे भी कई गुना मिस्टेक करूंगा, क्योंकि वो जो लॉ बना रहे हैं वो है जो फॉर्मर जजेस रह चुके हैं। उनके जितना दिमाग, उनके जितनी अकल मेरे में नहीं होगी। तो इसलिए ये बड़ा आसान है दूसरे की कमियां निकाल देना। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हुआ था, अरांता सांचेज विकारियो, ये टेनिस की बहुत बड़ी प्लेयर है, विंबलडन खेल रही थी। तो एक बंदा जोर जोर से कमेंट कर रहा था, अरे ये शॉट ऐसे मार, अरे ये शॉट ऐसे मार। वो भाई साहब फ्रस्ट्रेट हो गई। उसने कहा एक काम कर, अब तू ही आ जा। विंबलडन चल रहा था, उसने कहा अब तू ही आ जा, चल अब तू आ। अब भाई साहब विंबलडन के रूल बुक लेके आ गए लोग। उन्होंने कहा विंबलडन के अंदर तो अलाउ नहीं है, इंग्लैंड वाले बड़े रूल के पार्टिकुलर है। उन्होंने कहा अलाउ नहीं है, क्योंकि विंबलडन के ग्राउंड पे बिना व्हाइट स्कर्ट पहने और व्हाइट टी शर्ट पहने बंदा खेल नहीं सकता, और ये पुरुष है, ये स्कर्ट क्यों पहनेगा। अरांता ने कहा कि भाई इसे पहनाओ, ये इतने कमेंट कर रहा है, आज पहनाओ। और बंदे ने पहना, स्कर्ट पहन के जेंट्स वो टेनिस खेला है। अभी 2 महीने पहले की घटना, उसको सर्व दी गई, उससे क्लिक भी नहीं हुई। बोलना आसान है, जब काम करना पड़े तो मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल ये और बात है कि जब मैं क्रिकेट खेला करता था तो फिर मोहल्ले में सारी कन्याएं उस टाइम छतों पे खड़ी होती थी, वो एक अन्नू आ गया, ओए अन्नू आ गया, वे अन्नू खेलने आ गया। ये और बात है कि आज मैं कमियां बता सकता हूं कि अभिषेक शर्मा में ये कमी है, संजू सैमसन में ये कमी है, पर आज पोपली वैसा तो नहीं खेल पाएगा ना 46 साल की उम्र में। बोलो क्या खेल पाएगा? नहीं। बोलना आसान है, तो इसलिए लॉ मेकर जब लॉ बनाते हैं तो वो पूरी अक्ल लगाते हैं। ये और बात है कि हम जैसे लोग उसके बाद उनमें नुक्ताचुनी करते हैं कि ये गलत बना दिया, वो गलत बना दिया, क्योंकि हमको उसके पैसे मिलते हैं। समझ आई बात? फाउंडेशन वाली लंबे लंबे बालों वाली मैडम, हाँ, while every care is taken to ensure that law framed for passing by the लेजिस्लेटर मतलब जैसे हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए एमपीस, दे आर फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब जिसके कई मतलब निकले। इस एक्ट के अंदर ना थोड़े वर्ड्स मुश्किल हैं, क्योंकि लॉ के जेन्युइन वर्ड्स हैं। एंड एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी मतलब जिसके बेकार मतलब निकले, कोई मतलब ही ना निकले। एम्बिग्विटी 2 मतलब निकले, एब्सर्डिटी मतलब ही ना निकले, कॉमा, इट इज स्कार्सली, ये वर्ड ना यूज हो पाए, ना याद हो पाए तो रेयरली लिख देना, पॉसिबल टू एक्सप्रेस देम इन सच टर्म्स एज शेल be free from all ambiguity। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एकदम प्रिसीशन लॉ बनाते हैं, पॉसिबल नहीं है। सच अ डिग्री ऑफ प्रिसीशन, प्रिसीशन का मतलब होता है एग्जैक्ट पिन पॉइंट। जैसे भारत ने अटैक किया था पाकिस्तान के वो वहां पे
आतंकवादियों के अड्डे पर, तो एकदम वहीं अड्डे के मकान पे गिरी थी। तो ये लॉ बनाते हुए ऐसा प्रिसीशन पॉसिबल नहीं है। इज परहैप्स अनअटेनेबल, तो ऐसा प्रिसीशन अनअटेनेबल है, नहीं अचीव किया जा सकता। आगे दूसरी बात, जब आप लॉ बना रहे हो तो आपको नहीं पता कि आगे चल के कौन कौन से सिनेरियो आएंगे। क्या आज से पहले किसी ने सोचा था कि गर्लफ्रेंड के साथ बॉयफ्रेंड घूमने गया है और वापस नहीं आया है? मैं आजकल यही ऐड चल रही है, क्या करूं, हर जगह यही क्लिपिंग चल रही है पति पत्नी की। क्या आज से पहले ये किसी ने सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा जब हस्बैंड तबीयत से फुर्सत के पलों में वाइफ से मार खाएगा? क्या ऐसा पल किसी ने सोचा था कि पतियों को सुरक्षा देने की जरूरत पड़ सकती है? क्या ये पल सोचे गए थे? नहीं। जब महिलाओं के लिए कानून बनाए गए थे तो ये पल नहीं सोचे गए थे कि पुरुष इस तरीके से धुलेंगे, मगर धुल रहे हैं। तो फिर सिमिलरली द लेजिस्लेटर cannot foresee all contingencies at the time of the passing of law. लो जी, तो लेजिस्लेटर उस टाइम सब कुछ नहीं पता लगा सकता कि क्या क्या होगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि आपने जो लॉ के शब्द लिखे आपने अपने हिसाब से सही लिखे, परंतु उनके कई मतलब निकल रहे थे, फ्यूचर में चल के ऐसी सिचुएशन पैदा हुई? हाँ। तो इसलिए इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। यहां तक लिख लिया हो तो डन दे दो। It is quite possible that the words of statute are vague, comma, ambiguous, or reasonably capable of more than one meaning. फुल स्टॉप लिख के आगे लिखना, इट, फुल स्टॉप, इट इज देन that a need for interpretation or construction arises। ठीक है? Hence rule of interpretation are required in order to ensure just and uniform decisions। लो जी, कितनी हो गई लेंथ? अगर खाली पेपर में पूछ ले तो ना कोशिश करना जितना लिखवाया ना, अगर इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के ऊपर कुछ भी पूछे, क्या जरूरत है इनकी, मीनिंग से शुरू करना और सारा लिखाना, जितना लिखवाया सबका सब पे लाना।
अगर वो पूछे तो रुकना मत, मीनिंग से शुरू करना, दोनों का डिफरेंस बताते हुए वाई वी नीड, ये हेडिंग लिखना, वाई वी नीड, एज इट इज जैसे लिखवाया ना पेपर में वैसे का वैसे लिख के आना। जब भी इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के ऊपर सवाल पूछे, चाहे डिफरेंस पूछे चाहे कुछ भी पूछे। तीन नंबर पे आए सारा लिखना। अगर तुम्हें लगा केवल एक नंबर पे पूछा है, एक नंबर पे डिफरेंस पूछा है, एक नंबर पे ये पूछा है, तो उस हिसाब से मैनेज कर लेना। मतलब तुम्हारे पास ये सारा कंटेंट है अब लिखने को, समझ गए? चलिए अब देखिएगा, यहां से कहानी शुरू होती है। कहता है कुछ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है, यानी कि कई बार लॉ की लैंग्वेज ऐसे बन जाती है कि उसको समझने के लिए अब हमें कुछ इंटरप्रिटेशन के रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, आइएगा रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। तो देखिए रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और एक होते हैं सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। कुछ प्राइमरी रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, मतलब ये वो रूल्स बने हुए हैं जिनको फॉलो करके जज साहब इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। और कुछ होते हैं सेकेंडरी रूल जो कि जज साहब की मदद करते हैं, कुछ और ऐसे भी रूल्स होते हैं। मैं क्लियर कट डिफरेंस दोनों में बताऊंगा, जब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों करा दूंगा ना तो दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। बट फिलहाल अब हम प्राइमरी रूल से शुरू करते हैं, मतलब ये वो रूल्स हैं जो कि बने हुए हैं और जज साहब को मदद करेंगे। अच्छा जी, प्राइमरी रूल्स में क्या कहते हैं हम, सबसे पहला रूल आता है हमारे पास लिटरल कंस्ट्रक्शन का, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन का। आइए जी पहले रूल पे आते हैं हम, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। लो जी जी, अब मैंने ना हालांकि एक पैरा यहां पर दिया हुआ है, परंतु सपोज अगर एग्जाम में थोड़ा ज्यादा आ गया या फिर आप इस पैराग्राफ में से कुछ भूल गए तो मैं आपको थोड़ा सा और कंटेंट इसका दे रहा हूं, ठीक है, ताकि अगर भूल गए तो वहां से कवर अप करके याद किया हुआ आप मतलब कुछ तो याद रहेगा तो आराम से वहां पे लिख सको। क्योंकि लैंग्वेज मुश्किल है तो मुझे ज्यादा लैंग्वेज लिखवा रहा हूं मैं, ताकि 6 पैरा में से 3 पैरा या 4 पैरा ध्यान रह जाएं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिलहाल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन, ये प्राइमरी रूल्स में से किसी एक क्वेश्चन का आना कंपलसरी है, आना ही आना है, आना ही आना है, आना ही आना है। प्राइमरी रूल्स में से टोटल मिला के 6 रूल्स हैं, बस इसमें ध्यान रखना। तो मैंने कहा जी रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन, तो पहले ये क्या कहता है, देखो जी, टेक इनिशियल वर्डिंग्स फ्रॉम कॉपी। तो मैं कॉपी के अंदर कुछ शब्द लिखवा रहा हूं, मैं कुछ शब्द कॉपी में लिखवा रहा हूं और फिर इन शब्दों को हम यूज करेंगे। अब आपने क्या करना है, देखो मैं कॉपी के अंदर ना स्पेस छोड़वाता जाऊंगा, आपने इन शब्दों को याद करके कॉपी में अपने आप लिखना है। इन शब्दों को कॉपी प्लस पेस्ट करना है कॉपी में, ताकि याद करके, जैसे राइटिंग प्रैक्टिस कहा जाता ना, इसमें वो करनी है आपने। क्योंकि बुक की लैंग्वेज है तो बुक की लैंग्वेज को कॉपी में अपने शब्दों में आपने लिखना है, ध्यान रखना है। जो कॉपी में शब्द हैं उन्हें मैं खुद बड़े सिंपल वर्ड्स में लिखवा रहा हूं, बुक के शब्द थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट उसे आपने रिकॉल करके कॉपी में खुद लिखना है, तब एक पैराग्राफ कंप्लीट होगा लिटिल कंस्ट्रक्शन का, ठीक है ना। तो चलिए जी मैं स्पेस छुड़वाता जाऊंगा। सबसे पहले मैं करवा रहा हूं प्राइमरी रूल, सबसे पहला रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। अब ये रूल क्या कहता है, रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन, देखिएगा मैं लिखता जाता हूं साथ में समझाता जाऊंगा। द फर्स्ट एंड प्राइमरी रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज डैट, कॉपी में मैं लैंग्वेज आसान रख रहा हूं पहले ही, और ये लैंग्वेज फिर भी स्टडी मटेरियल की है, ध्यान रखना। द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर मस्ट बी फाउंड
in the words used by the legislator, यानी कि हर एक शब्द का मतलब वही ढूंढो, हर शब्द का मतलब एक्ट में ढूंढो। रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, चलिए फिर आगे कहता है thus if the words of a statute are capable of one construction only, comma, then it would not be open to the court to adopt any hypothetical। अगर एक चीज का मतलब ही एक है तो कोर्ट कोई हाइपोथेटिकल मतलब नहीं निकाल सकता। यहां तक लिखने के बाद डन का वैसे दीजिएगा। एनी हाइपोथेटिकल सी वाली को जी हो गया डन। Thus if the word of the statute are capable of one construction only, यानी कि स्टेच्यूट में जो यूज हुआ है वर्ड उसका एक ही मतलब है, then it would not be open to the court। तो कोर्ट कोई हाइपोथेटिकल मतलब नहीं निकालने वाला, हाइपोथेटिकल मतलब नहीं निकालने वाला क्योंकि एक ही मतलब है उसका। हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन on the ground that such hypothetical construction, क्योंकि एक ही मतलब है तो इसलिए हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन निकालने का मतलब क्या है। कोर्ट आप नहीं कह सकते कि सच हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन इज मोर कंसिस्टेंट with object of the act। तो कोई भी कोर्ट ऐसा नहीं कह सकता कि ये जो हाइपोथेटिकल मतलब है ये ज्यादा सही है। कोई भी कोर्ट ऐसा नहीं कह सकता। ठीक है, पढ़ के देख लो, पहले यहां तक पढ़ के देखो, बताओ जी क्लियर हुआ, पैरा क्लियर हुआ। भाई मुझे डन देना, तब डन देना जब पैरा क्लियर हो। डन है, चले। वेयर द वर्ड्स ऑफ अ स्टैट्यूट are themselves
clear, then these words should be construed in their natural and ordinary sense, and it is not open to the court to adopt. समझ नहीं आया, एक्सप्लेन कर दो, लिखो पहले फिर बताता हूं. एनी hypothetical construction आपने वर्ड सुना है फालतू में उंगली करना. इसका मतलब कोई व्यक्ति शांत बैठा है और आप उंगली कर करके उससे मजे ले रहे हो. ये सुना होगा. ये रूल यही कह रहा है. कह रहा है देखो जी कोर्ट बनी हुई है, मान लेता हूं, मगर कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के वो पंगा डाले लॉ की लैंग्वेज के अंदर, वो भी तब जब लॉ की लैंग्वेज अपने में एकदम क्लियर हो. ये रूल कहता है द फर्स्ट एंड द प्राइमरी रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज दैट इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर मस्ट बी फाउंड इन द वर्ड यूज्ड बाय द लेजिस्लेटर. तो सबसे पहले कानून के अंदर जो लैंग्वेज लिखी है, कानून निर्माताओं की, जिन्होंने लॉ बनाया है, उनकी इंटरप्रिटेशन उसी वर्ड्स में देखी जानी चाहिए. अच्छा जी. Thus if the word of the statute are capable of one construction only, यानी कि अगर किसी वर्ड को पढ़कर केवल एक ही कंस्ट्रक्शन निकल रही है, केवल एक ही मतलब निकल रहा है उसका. फॉर एग्जाम्पल 18 साल से नीचे वाला वोट नहीं डालेगा, एक ही मतलब निकल रहा है कि उससे नीचे वाला नहीं डालेगा. तो जरूरी पंगे डालने हैं, जरूरी उंगली करनी है. कैसे उंगली करनी है? फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी को हुआ है, तो वो 18 साल का कब होगा? हर 4 साल बाद वो 1 साल का बनेगा? अबे पागल है क्या? जब साल का मतलब तो साल होता है. कोई 29 फरवरी को पैदा हुआ है तो फिर उसके 4 दिन, अभी ये 4 चौक 16, मतलब 4 दिन अभी रह गए हैं 4 साल, वो 18 साल कंप्लीट करने में. अबे पागल हो क्या? क्या कर रहे हो? साल मतलब साल. तो फिर does if the word of the statute are capable of one meaning only, तो इसलिए कोर्ट यहां पर पंगे नहीं लेगा to have any hypothetical meaning on the ground that such hypothetical construction is more consistent. तो कोर्ट कोई ऊट पटांग मतलब नहीं लेगा ये कहते हुए कि भैया ये हाइपोथेटिकल मतलब जो मैं निकाल रहा हूं ये ज्यादा अच्छा है. उसका मतलब ये है. तो क्यों पंगे ले रहा है कोर्ट? तो बीच में तो कोई भी कोर्ट बीच में पंगे नहीं लेगा. तो इसलिए सेकंड पैरा भी यही कहता है where the words of the statute are themselves clear, then these words should be construed in their natural and ordinary sense, and it is not open to the court to adopt any hypothetical construction. Construction मतलब meaning. तो कोई hypothetical meaning मत निकालो कोर्ट. जब क्लियर वर्ड है तो उसमें उंगली मत करो. बताइए. क्लियर? अब इस पे ना एक लाइन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है. वो आपको ना एक सेंटेंस देगा, वो सेंटेंस ऐसा देगा स्टैट्यूट आर टू बी फर्स्ट अंडरस्टूड. इस एक्ट की लैंग्वेज परेशान करती है. इन देयर नेचुरल और ऑर्डिनरी, सबसे पहले नेचुरल मतलब निकालो, सेंस, एंड मस्ट बी construed according to
देयर, प्लेन, एकदम प्लेन। और ग्रामेटिकल मतलब देखो उनका जो डिक्शनरी में दिया हुआ है, एंड ग्रामेटिकल मीनिंग, ठीक है। ये लाइन अपने आप में आ सकती है, ये लाइन अपने आप में आ सकती है, लाइन पर क्वेश्चन आ सकता है कि इस लाइन का मतलब बताइए। इफ देर इज एन इनकंसिस्टेंसी, अगर कोई इनकंसिस्टेंसी होती है, मतलब किसी वर्ड का मतलब क्लियर नहीं है, विद एनी एक्सप्रेस इंटेंशन और वर्ड इन्वॉल्व एनी absurdity, ABS, or inconsistency, then the grammatical sense must be, तो इसका मतलब अलग लिया जाना चाहिए, मॉडिफाइड टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस। लो जी, अब पूरा पढ़ के देखो, बताओ जी। तो या तो क्वेश्चन पूछेगा रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन बताइए, या ये वाली लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। लिखो जी। ठीक है, इस पैरा को मैं कर रहा हूं ऑप्शनल, याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यह ऑप्शनल पैराग्राफ है, याद ना हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं आपकी बुक के ऊपर, आइएगा बुक पर। देखिए जी, रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन एक और सिचुएशन में लगता है। देखो, दो सिचुएशन हो गई। पहला, वर्ड का मीनिंग एकदम क्लियर है, तो जो क्लियर मतलब है दिमाग नहीं लगाना, वहीं के वहीं लगा दो उसका मतलब। दूसरा, कई बार ऐसा होता है, सम टाइम ओकेजन में अराइज व्हेन द चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन अ टू इंटरप्रिटेशन, वन नैरो एंड द अदर वाइडर। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जब दो सिचुएशन आती हैं, दो आपके सामने स्थितियां होती हैं, एक जहां छोटा मतलब निकल रहा है और दूसरा जहां बहुत बड़ा मतलब वाइडर मीनिंग निकल रहा है। अच्छा जी, इस केस में क्या होता है कि इन सच अ सिचुएशन इफ द नैरो इंटरप्रिटेशन वुड फेल टू अचीव द मैनिफेस्ट पर्पस, सिंपल लिखो, द पर्पस ऑफ द लेजिस्लेशन, वन शुड रादर अडॉप्ट द वाइडर वन। यानी कि अगर नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकती है मतलब, तो फिर आपको वाइडर इंटरप्रिटेशन लेनी चाहिए। अच्छा, अब यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल कहां पर है? सेक्शन 102 ऑफ द कंपनी एक्ट में दिया हुआ है। सेक्शन 102 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कुछ वर्ड यूज हुए थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
When we talk of the disclosure of the nature of the concern or interest of a director or manager of the company in the subject matter of proposed motion, motion मतलब resolution, जब हम nature of concern disclose करने की और interest disclose करने की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या मतलब ले रहे हैं कि केवल हम monetary यानी कि pecuniary interest की बात कर रहे हैं या हर तरीके के interest की बात कर रहे हैं, but we have to include any concern or the interest whatever। देखो जी, तो यहां पर एक नैरो मतलब निकलता है कि कंसर्न और इंटरेस्ट का मतलब है पैसे का लेन देन, बट वाइडर मतलब निकलता है रिश्तेदार। याद करो सेक्शन 102 में जब हमने किया था, सेक्शन 102 सबसेक्शन 2, तो जब हमने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट किया था तो मैंने एग्जांपल बनाया था कि D1 की वाइफ है S1, टाटा मोटर्स जो है SKV मोटर्स को टेक ओवर कर रहा था, याद है। T1 की वाइफ थी S2, तो हमने कहा था क्या यहाँ पर अदर रिलेशनशिप है? यस, पेक्यूनरी यानी कि मॉनेटरी रिलेशनशिप भी आएगी और अदर रिलेशनशिप भी आएगी। बात क्लियर हुई भाई? बोलो ना हाँ। तो इसका मतलब अदर यानी कि नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं, यहाँ पर वाइडर इंटरप्रिटेशन लेनी चाहिए। हियर अ रेस्ट्रिक्टेड नैरो इंटरप्रिटेशन वुड डिफीट द पर्पस ऑफ द डिस्क्लोजर्स। ठीक है, बस 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 बस, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो पैराग्राफ है आपको यहाँ पर कॉपी करना है प्लस पेस्ट करना है इन कॉपीज याद करने के बाद। लो जी, तो इसके लिए पेज छोड़ दीजिएगा, एक पेज आ जाएगा शायद। लो जी, और एग्जाम्पल जरूर कोट कर देना ये जो लिखा हुआ है नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट का, क्योंकि एग्जाम्पल कोट करने से पहली बात तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रहेगा और दूसरी बात आपकी लेंथ भी मैनेज हो जाएगी। तो एक पैरा छोड़ देना, कॉपी प्लस पेस्ट। ये इसलिए छोड़ा है ताकि अब आप याद करके इस कॉपी के अंदर लिखेंगे। अब इस पैराग्राफ को पूरा पैरा यहां पे लिखेंगे, ढंग से लिखेंगे। रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन ने आना ही आना है पेपर में, किसी ना किसी रूल ने। तो ये हमारा पहला रूल खत्म होता है। अच्छा, इसके नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है। ओल्ड स्टडी मटेरियल के अंदर ये एग्जांपल कोट होता था, अब नहीं दिया हुआ है इन्होंने, तो नहीं दिया हुआ तो हम पंगे नहीं लेंगे कि अब स्टडी मटेरियल के अंदर ये एग्जांपल नहीं दिया हुआ। हालांकि बनता है, एग्जांपल बनता है, बट उन्होंने हटा दिया तो ठीक है, हम भी लेटेस्ट स्टडी मटेरियल के अनुसार ही चलेंगे जो उन्होंने दिया हुआ है कि मई 2026 एंड ऑनवर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है, तो हम भी उसी के अनुसार ही चलेंगे, डोंट वरी। पहले वाले स्टडी मटेरियल्स में होता था ये एग्जांपल। आइएगा, अब हम दूसरे रूल पे आते हैं। दूसरा रूल इज कॉल्ड एज अ रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। अब इसको बड़े सिंपल शब्दों में कहूं तो सेक्शन 105 अगर आपको याद हो तो वहां कहता था एनी मेंबर ऑफ द कंपनी एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज हिज प्रॉक्सी। तो आप किसी भी व्यक्ति को अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, सेक्शन 105 कहता था, परंतु प्रॉक्सी के पास राइट टू स्पीक नहीं है। याद आया? तो स्पीक का मतलब क्या था? नाउ बाय फॉलोइंग, अगर मैं ग्रामेटिकल मीनिंग देखूं तो स्पीक का मतलब क्या है? स्पीक का मतलब है कोई भी बात नहीं कर सकता, बट मुझे ग्रामेटिकल मीनिंग से आगे जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब लेना पड़ेगा कि मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वैसे बोल सकता है। तो इसका मतलब जब आप ग्रामेटिकल मीनिंग से अलग जाते हो तो इसे कहते हैं रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। समझ गए? तो पढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड ऑफ द स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्ट्रूड सो एज टू लीड टू द सेंसिबल मीनिंग। तो वर्ड का मीनिंग सेंसिबल मीनिंग निकलना चाहिए। Thus if the court find that giving a plain meaning to the word will not be fair and reasonable construction, it becomes the duty of the court to depart from the dictionary meaning and adopt the construction which will advance the remedy and suppress the mischief, जो कि इलाज करेगा और सप्रेस द मिसचीफ मतलब बुराई का अंत करेगा, जो प्रॉब्लम हो रही है उसका अंत करेगा, एंड ऑफ प्रॉब्लम। लो जी,
ठीक है जी, ये आपका स्टेप नंबर 1 रहेगा, ये आपका स्टेप नंबर 1 रहेगा, ये आपका स्टेप नंबर 3 रहेगा, और स्टेप नंबर 2 में पेपर में मैं कॉपीज में लिखवा रहा हूं, आ जाइएगा कॉपीज में। अगले पेज पे आ रहा हूं मैं भी। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले कॉपी पेस्ट यहां पे करो, फ्रॉम बुक मैं स्पेस छोड़ रहा हूं ताकि आपके पास अब कंटेंट ज्यादा हो रहा है, ताकि आपको 10 पैराग्राफ में से कोई भी 5 पैराग्राफ भी ध्यान है तो मार्क्स मिल जाएंगे फिर। स्टेप नंबर 2, कॉपी में लिखवा रहा हूं, लिखेगा 10, ताकि आपके पास कंटेंट ज्यादा रहे, ताकि कुछ भूल भी जाओ, क्योंकि इसमें रहता है कि हाँ जी हमें याद नहीं हो पा रहा, तो ठीक है मैं और ज्यादा कंटेंट कर रहा हूं ताकि कुछ तो याद रहेगा। कईयों को एक चीज याद होती है, दूसरी याद नहीं होती, तो मैं 6 लिखवा रहा हूं ताकि 6 में से 2-3 तो याद रहेंगी हर एक को, तो इसलिए 10। व्हेन grammatical interpretation leads to certain absurdity, comma, it is permissible to depart from there, depart to interpret the statute in a manner so as to avoid such absurdity. This is also called the golden rule of interpretation. नए स्टडी मटेरियल ने गोल्डन रूल के वर्डिंग को ही चेंज कर दिया है। पहले गोल्डन रूल किसी और को कह रहा था वो, अब कहता नहीं नहीं ये है गोल्डन रूल, नया स्टडी मटेरियल। ठीक है हम उसी के अनुसार ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसे अपन लोग गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहेंगे। Thus, if the courts find that giving a plain meaning to the words will not be fair, comma, it becomes the duty of court to depart from the dictionary meaning and adopt
द कंस्ट्रक्शन which will advance the remedy and suppress the mischief. ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 105 वाला एग्जांपल। कोट एग्जांपल ऑफ सेक्शन 105 फ्रॉम बुक। समझ गए? तो आपकी थोड़ी लेंथ बढ़ाने की कोशिश की है मैंने, ताकि अगर पेपर में 1-2 पैरा भूल भी जाओ तो भी संभाल लो। भाई डन का मैसेज मिल जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड रूल खत्म हुआ। नाउ कम टू द थर्ड रूल, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? कहता है जी देखो, कई बार ऐसा होता है 2 एक्ट में अलग अलग बात लिखी हुई है, तो कोशिश करो उन दोनों को जोड़ दो, अगर वो जुड़ सके तो। नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं है, बट अगर जुड़ सके तो जोड़ दो। जैसे बेहतरीन एग्जांपल एक देता हूं। सेक्शन 96 के अंदर लिखा है, सेक्शन 96 एजीएम, उसका अंदर लिखा है कि 2 एजीएम के बीच का गैप 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, 2 एजीएम के बीच का गैप 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 96 में लिखा हुआ है। अच्छा, फिर एक सेक्शन कहता है, सेक्शन 136, जो कहता है एक्ट फर्दर रिक्वायर बाय सेक्शन 136। सेक्शन 136 में लिखा है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू ले एट एवरी एजीएम अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओ, सेक्शन 136 में लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर के सामने विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रखेंगे। अब याद करो फटाफट, एजीएम की लिमिट हमने 96 में क्या कही है, सब्सिक्वेंट एजीएम की लिमिट देखो क्या कही है। हमने कहा है 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और 15 मंथ फ्रॉम द लास्ट मीटिंग। फिर हमने कहा विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ जाए। यानी कि ये जो 15 महीने की टाइम लिमिट है ये 96 में है, 6 मंथ की जो टाइम लिमिट है वो सेक्शन 136 में है। दोनों एक ही बात कर रहे हैं एजीएम करने की, और दोनों अलग अलग सेक्शन है, लिमिट भी अलग अलग है। हमने दोनों को जोड़ दिया और एक मतलब निकाल के दे दिया कि सब्सिक्वेंट एजीएम शैल बी हेल्ड 15 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट मीटिंग और 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हमने अपने आप वर्ड जोड़ दिया विच एवर इज अर्लियर, ताकि दोनों प्रोविजन मैच हो जाएं। इसे कहते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। From this we can easily make out that except the first AGM, पहली AGM, क्योंकि वो 9 month from the date of last AGM होती है, from 9 month from the end of the financial year होती है। The first AGM which is subject to a different rule, an AGM is to be held subject to the following rule। कौन सी AGM? An AGM का मतलब subsequent AGM। तो subsequent AGM कैसे होनी चाहिए? पहला, it must be held not later than 15 month from the date of previous meeting, section 96 में लिखी है ये बात। Further, it must be held 6 months from the date of the balance sheet, section 136 में लिखी है ये बात। तो this is called rule of harmonious construction। बताइए समझ आया कि नहीं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब?
स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 मैं और थोड़ा लेंथ और बढ़वा रहा हूं। वैसे तो इससे काम बन जाएगा, ये इतनी बड़ी लेंथ है कि आराम से तुम्हारा पेपर में मैनेज हो जाएगा। बट फिर भी अगर तुम्हें लगे कि नहीं, मतलब इतना कुछ याद नहीं हो पा रहा, मतलब या लैंग्वेज याद नहीं हो पा रही, तो मैं तुम्हें और ऑप्शनल दे रहा हूँ, और ज़्यादा दे रहा हूँ, ताकि तुम ऑप्शन बना सको कि नहीं ये याद नहीं हो रहा, ये कर लेंगे। स्टेप नंबर 3 के लिए पेज छोड़ देना, आधा पेज छोड़ देना 105 के मतलब के लिए आएगा। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। स्टेप नंबर 1, याद करो और यहां लिखना है फ्रॉम बुक। अच्छा, मैंने पढ़वाया तो है नहीं, अभी आएगा। आओ जी, ये स्टेप नंबर 1 कहता है, वेयर देयर इज अ डाउट अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द स्टैट्यूट, these should be understood in the sense in which they harmonize मेल जोल, मेल जोल। They should be understood in the sense that they should harmonize with the subject of the enactment and the object with the legislator had in view, with the, ये काट दो, ऑब्जेक्ट विद द लेजिस्लेटर हैड इन व्यू। तो वो हार्मोनाइज होने चाहिए, कोई भी मतलब कोई भी वर्ड जो होगा वो हार्मोनाइज होना चाहिए लॉ के ऑब्जेक्ट से। वेयर देयर आर इन एन इनेक्टमेंट 2 और मोर प्रोविजन विच कैन नॉट बी रिकनसाइल्ड विद ईच अदर, जो एक साथ मर्ज नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर दे शुड बी सो इंटरप्रिटेटेड वेर एवर पॉसिबल टू गिव द इफेक्ट टू ऑल ऑफ देम। तो इसको भी स्थान दो, उसको भी स्थान दो, दोनों को स्थान दे दो, 15 महीने को भी स्थान दो, 6 महीने को भी स्थान दो। दिस इज व्हाट इज नोन एज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसे ही रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ये है मेरा स्टेप नंबर 1। पढ़ के बता दो, डन का मैसेज है। हालांकि यही लिखने पे एग्जाम में आराम से तुम्हारे मार्क्स आराम से हो जाएंगे अगर तुम यही लैंग्वेज लिख दो तो। बट फिर भी मैं उंगली करने की कोशिश कर रहा हूं और स्टेप नंबर 2 बीच में डाल रहा हूं, ताकि अगर कुछ इधर उधर भूल भी जाओ तो भी ये लिख दो। तो तुम्हें और मौका दे रहा हूं बस मैं। स्टेप नंबर 1 पहले लिखोगे अपनी कॉपीज में, लिखा, लगभग आधे पेज का आएगा लगभग। फिर स्टेप नंबर 2, दिस इज, प्लीज याद करके खुद लिखना जरूर कॉपीज में। ये एक्ट ऐसा है कि जिसे लिखना, राइटिंग प्रैक्टिस करना तुम्हें जरूरी है, और याद करके लिखना कोशिश करना। और अगर ना याद हो रहा हो तो पहले याद करना, फिर बेशक बुक की लैंग्वेज को बोल बोल के लिखना, बोल बोल के लिखना इस एक्ट को। तभी भाई, ये एक्ट को करने का तरीका अलग है, जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा ध्यान में रहेगा। और 8 नंबर है, 8 नंबर है यार, छोड़ नहीं सकता मैं। और गलती से अगर एमसीक्यू में आ गया तो प्लेन वनीला नंबर है मेरे, छोड़ नहीं सकता। तो प्लीज ध्यान रखो, एमसीक्यू में आने के चांस है। हर 2 अटेम्प्ट में एक बार इस पे क्वेश्चन एमसीक्यू में लगभग 6-8 नंबर का बनता है, तो 8 + 8 16 नंबर का भी बन सकता है ये क्वेश्चन। तो प्लीज 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 छोड़ नहीं सकता, ध्यान रखना। 90% बच्चा सीए इंटर में इस एक्ट को छोड़ के जाएगा। 90%, 90%। जितनी एडटेक कंपनियां उनके तो सारे ही बच्चे बता रहा हूं मैं छोड़ के जाएंगे। छोड़ के मत जाना इसे।
ऑप्शन दे रहा हूं मैं इस बार, बहुत लेंथ दे रहा हूं ताकि कुछ उसमें से लिख सको, ठीक है। दिस इज अ बेसिक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन that if it is possible to avoid a conflict between two provisions on a proper construction, it become the duty of court to construe मतलब construct them, that they are in harmony with each other. ये अगली लाइन अपने आप में इस पे भी सवाल बना के पूछ सकता है ताकि बच्चे को पता ही ना लगे कि कौन सा रूल पूछ रहा है। द स्टैट्यूट must be read as a whole and every provision in the statute must be construed with reference to other provisions in statute, other provisions so as to make the statute a consistent enactment। स्टैट्यूट का मतलब कानून, इनेक्टमेंट का मतलब कानून। बट इस लाइन को पेपर में पूछ सकता है कि एक्सप्लेन करो इसे, तो पूरा रूल लिखना पड़ेगा स्टेप नंबर 1 से लेकर ये स्टेप नंबर 3 का एग्जांपल भी लिख सकते हो आगे। बट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल to give effect to both the provisions still the collision मतलब टक्कर फिर भी अवॉइड की जा सकती है, may be avoided by holding that
one section which is in conflict with another merely provide for an exception और यहां पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है इस लाइन के ऊपर, where it is not possible to give effect to both the provision, how to avoid the conclusion, how to avoid the collision, पूछ सकता है तुमसे। तो हम कह सकते हैं होल्डिंग वन सेक्शन विच इज इन कंफ्लिक्ट विद अनदर merely प्रोवाइड फॉर एन एक्सेप्शन। तो हम कह सकते हैं एक दूसरे के एक्सेप्शन है, एक सेक्शन दूसरे के एक्सेप्शन है, और एक स्पेसिफिक रूल बता रहा है डिफरेंट फ्रॉम द, या तो आप कहोगे एक दूसरे के एक्सेप्शन है, या एक स्पेसिफिक है दूसरा जनरल है, फ्रॉम द, यहां तक लिखने के बाद डन दीजिए। from the general rule contained in other provision, a specific rule will ओवरराइड। मैंने एक बार बताया भी था शायद, जब जब स्पेशल लॉ और जनरल लॉ में टक्कर होती है कौन जीतेगा? स्पेशल लॉ। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स में लिखा है देश में जो भी इनकम कमाएगा उस पर 30% टैक्स लगेगा। आगे लिखा है दिल्ली में जो भी इनकम कमाएगा उस पर 40% टैक्स लगेगा। अगर मैं दिल्ली पे रहता हूं तो मेरे पे 30 लगेगा या 40? दिल्ली के लिए स्पेसिफिक लॉ है तो मेरे ऊपर 40 लगेगा, क्योंकि स्पेसिफिक लॉ जनरल लॉ से जीत जाएगा। दो अलग अलग प्रोविजंस हैं, तो या तो एक को दूसरे की एक्सेप्शन मान लो, या फिर ये मान लो कि एक स्पेसिफिक है दूसरा जनरल है। अगर इनको आपस में जोड़ा नहीं जा सकता, हार्मोनाइज नहीं किया जा सकता, तो ठीक है। अब ये लाइन आपने याद नहीं करनी जो मैं लिखवा रहा हूं। दिस प्रिंसिपल इज यूजली, अगर पेपर में पूछ ले तो ध्यान रखना है, एक्सप्रेस्ड बाय द मैक्सिम, मैक्सिम मतलब सिद्धांत, जनरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, याद नहीं करना, पेपर में मतलब पूछ ले पूछ सकता है, याद नहीं करना। इस लाइन को दीजिए डन का मैसेज। ये हुआ मेरा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। स्टेप नंबर 3 के लिए जगह रख दो, एक्सेप्शन टू द अबव रूल जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कॉपी में लिखवा दिया है।
इन कॉपी। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 की जगह छोड़ दो। स्टेप नंबर 3 लो जी, जगह छोड़ दो। स्टेप नंबर 3 के एग्जांपल की जगह छोड़ दो प्लीज। ठीक है, आइएगा सब्जेक्ट 2। हाँ जी, ये अलग कॉन्सेप्ट है। मीनिंग ऑफ पहला सब्जेक्ट 2 या फिर एक्सेप्ट 2 या फिर एक्सेप्ट विद। दूसरा नॉट विद स्टैंडिंग। और तीसरा विदाउट प्रेजुडाइज। ये तीनों का मतलब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कराया हुआ है इनका तीनों का मतलब सेक्शन 3 ऑफ फेमा। देखो सेक्शन 3 ऑफ फेमा देखना, एक बार अपनी बुक देखो, एक बार फटाफट देखो बुक निकाल के सेक्शन 3 ऑफ फेमा देखना। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, rule made thereunder or order issued, order whether general or special order issued by the RBI, no person shall। याद करो, चंदू के चाचा आए थे यूएस से, मैंने कहा टैक्सी का भाड़ा, उन्होंने कहा चंदू दे दे, चंदू ने मना कर दिया। डिनर करने गए, चाचा का बिल अलग, परिवार का बिल अलग। कुछ याद आया फेमा के अंदर? तो हमने कहा था रिश्ते टूट जाएंगे, बट हमने कहा नहीं टूटेंगे, क्योंकि वर्ड लिखा सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू का मतलब मैंने लिखवाया हुआ किताब के अंदर एक एक चीज लिखवाई हुई है। ये सब्जेक्ट टू का मतलब मैं अप्लाई होऊंगा, मगर अगर कुछ और आ गया तो वो अप्लाई होगा, फिर मैं अप्लाई नहीं होऊंगा। तो सब्जेक्ट टू का मतलब वैसे तो मैं ही अप्लाई होऊंगा, मगर अगर कुछ और आ गया कभी लॉ में तो वो अप्लाई होगा, फिर मैं अप्लाई नहीं आऊंगा। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट टू। तो पढ़िएगा, द इंपैक्ट ऑफ द वर्ड सब्जेक्ट टू when used in the provision is that when the same subject matter is covered by that provision and by another provision or enactment subject to it operate and there is a conflict between them, then the later will prevail over the former। तो बाद वाला जीत जाएगा, जो ये पहले बना हुआ जो कह रहा है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू, ये नहीं जीतेगा। अब यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है सेक्शन 13 का। मैं कहता हूं मत लिखना सेक्शन 13 का, आप लिखना एग्जाम्पल लिखना फेमा का सेक्शन 3, सेक्शन 3 ऑफ फेमा लिखना, सेक्शन 3 ऑफ फेमा। याद रहेगा? और अगर ये एग्जांपल याद करना हो तो ये देख लेना, सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट जो चेंज ऑफ नेम की बात करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहता है एनी चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी शेल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4 एंड शेल नॉट हैव एनी इफेक्ट, जब तक कि कोई और प्रोविजन कहता है एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग। यानी कि अगर याद हो तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहता है कि जब भी नाम चेंज करोगे तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है? यस। किस लिए? ताकि जो नया नाम रख रहे हो कहीं वो अनडिजायरेबल तो नहीं है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है नया नाम रखने से पहले। क्या मुझे डन का मैसेज मिल जाएगा? क्या मुझे डन का मैसेज मिल पाएगा? भाई बोलो ना हाँ। क्या डन का मैसेज मिल जाएगा? ठीक है,
तो दोनों एग्जाम्पल है आपके पास, दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, ध्यान रखना। आगे आएगा, this implied that any change in the name of the company has to be in accordance with provision of section 4 and section 4(3) of the Companies Act. 4(2) एंड 4(3) क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगी कोई भी नाम चेंज करने से पहले, तो 4(2) एंड 4(3) सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि कोई भी नाम चेंज करने से पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। या फेमा का सेक्शन 3 कोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या सेक्शन 4 कोट कर सकते हो। फेमा का सेक्शन 3 और सेक्शन 4 भी कोट कर सकते हो, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ऑफ फेमा, सेक्शन 4 में भी वही है। आगे अब आता है नॉट विद द स्टैंडिंग। वाह 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 वाह, नॉट विद स्टैंडिंग याद है? अब जाना, मैं जो कह रहा हूं वो अप्लाई होगा, इसके अलावा कुछ और अप्लाई नहीं होगा। जो मैंने कह दिया वो अप्लाई होगा, इसके अलावा कुछ और अप्लाई नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं नॉन ऑब्स्टेंस क्लॉज। अ क्लॉज डेट बिगिन विद द वर्ड notwithstanding anything contained is called non-obstant clause. Unlike the subject to clause, subject to कहता है मैं नहीं, आप बड़े हो, अगर आप आ गए तो मैं खत्म, आप जीते। Notwithstanding कहता है जाना, मैं आ गया तो तू पीछे हो जा, मैं जीतूंगा। The notwithstanding clause has to effect the making the provision prevail over the other. ये कहता है जो मैं कह रहा हूं वो प्रिवेल मतलब जीतेगा, विनर ओवर द अदर। ठीक है जी, केस लॉ याद करने की जरूरत नहीं है। अब नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज 4 तरीके का हो सकता है। नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर सेक्शन, नॉट विद स्टैंडिंग दिस एक्ट, नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर लॉ, notwithstanding this section, notwithstanding any other section, notwithstanding this act, notwithstanding any other act। पढ़ना शुरू करते हैं। पहला, notwithstanding anything contained in another section or subsection of that statute, same act के अदर सेक्शंस पर प्रिवेल करूंगा, यानी कि इस एक्ट के बाकी और सेक्शंस पे, सबसेक्शन पे मैं प्रिवेल करूंगा। दिस एक्ट विल ओवरराइड सच अदर सेक्शन और सबसेक्शन, तो ये उस एक्ट के ही बाकी सेक्शन और सबसेक्शन पर ओवर रूल करता है। जैसे सेक्शन 42 सबसेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 10। तो इसका मतलब सबसेक्शन 9 और सबसेक्शन 10 को हरा दो, मैं जीतूंगा। एनी प्राइवेट प्लेसमेंट इशू नॉट मेड इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक ऑफर। समझ गए? प्राइवेट प्लेसमेंट वो कहता है, सबसेक्शन 9 कहता है 42 सबसेक्शन 9 प्राइवेट प्लेसमेंट मैक्सिमम 200 लोगों को। 42 सबसेक्शन 10 कहता है नो एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। इसे पेपर में नहीं लिखना, वैसे बस। तो कोई भी प्राइवेट प्लेसमेंट जो कि आप 42, 9 और 10 का उल्लंघन करके करोगे वो पब्लिक ऑफरिंग है, नॉट विद स्टैंडिंग, यानी कि सबसेक्शन 9 और 10 अपनी ऐसी तैसी कराएं, हम इसे पब्लिक ऑफर मान लेंगे। पढ़ो जी, डन का मैसेज दो। भाई डन का मैसेज दे दो, भाई डन का मैसेज दे दो।
फिर कई बार आता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन अ स्टैच्यूट, पूरे एक्ट को ओवर रूल कर रहा हूं, दिस क्लॉज विल ओवरराइड द एंटायर एनैक्टमेंट। सेक्शन 8 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है amalgamated with another company registered under this section and having a similar object, central government may by order over provide for such amalgamation to form a single company। मतलब सेक्शन 8 के अंदर अगर कोई कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर दिया जाता है तो हम क्या कहते हैं, लाइसेंस खत्म हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अमेलगमेट कर सकती है किसी और कंपनी के साथ, ठीक है। अब यार मैं कहता हूं अमेलगमेशन से रिलेटेड तो बहुत सारे कानून बने हुए हैं और हर कानून अमेलगमेशन का ये कहता है, आपने इंटर में नहीं पढ़े फाइनल में पढ़ोगे, हर कानून ये कहता है कि जब जब अमेलगमेशन होगा तब तब सेंट्रल गवर्नमेंट तब एनसीएलटी की अप्रूवल आएगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। बट सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है ऐसी तैसी कराओ, ना तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा ना एनसीएलटी की अप्रूवल आएगी, मैंने जो कह दिया बस वही अप्लाई होगा। यानी कि ये एग्जाम्पल एज इट इज आपकी स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, बट इसको पढ़ के क्लैरिटी नहीं आ रही थोड़ी सी, तो मैं इसको क्लैरिटी देता हूं थोड़ी सी, लिखिएगा। एनी कंपनी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8 इफ वायलेट द प्रोविजन of section 8 then it may be amalgamated with another company registered under this section and having a similar object. The central government may by the order provide for such amalgamation to form a single company, notwithstanding anything contained in कंपनीज एक्ट 2013। लो जी पढ़ के देखो। तो तेल लेने गए अमेलगमेशन के प्रोविजन, सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है कि भाई बस अमेलगमेशन हो गया तो हो गया, क्यों? क्योंकि हमने कह दिया है, हमने कह दिया इसलिए अमेलगमेशन हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कह सकती है। भाई मिल जाएगा, डन का मैसेज मिल जाएगा क्या? मुझे डन का मैसेज मिल जाएगा। चलिए फिर आता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द स्पेसिफिक सेक्शन और सबसेक्शन और ऑल द प्रोविजन कंटेन्ड इन अनदर स्टैट्यूट। अब आप बाकी स्टैच्यूओं को भी ऐसी तैसी करने को कह रहे हैं। दिस क्लॉज विल प्रिवेल ओवर द अदर इनेक्टमेंट। ओ भाई साहब, अच्छा जी। सेक्शन 183 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मैंने जानबूझ के कंपनीज एक्ट के ही एग्जांपल लिए, हालांकि 183 आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी एग्जांपल समझना आसान रहेगा कंपनीज एक्ट के, क्योंकि बाकी एग्जांपल दिए हुए हैं सिकरा वगैरह के, वो एग्जांपल कहाँ रिकॉल कर पाओगे? पहले सिकरा समझाना पड़ेगा। एटलीस्ट कंपनीज एक्ट की अकल तो है ना मैप, सिकरा कौन समझने बैठेगा आप। चलिए 183 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? कहता है जी देखो जी, हमारा एक फंड बना हुआ है जिसमें कहते हैं नेशनल डिफेंस फंड। अब नेशनल डिफेंस फंड के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी चाहें या फिर अगर कोई वो अथॉरिटी वगैरह बनाने चाहें तो वो कंट्रीब्यूट कर सकती है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 180, 181, 182 of this act or any other provision of this act or in the memorandum or article or any other instrument relating to the company contribute कर सकते हैं such amount as it think fit to the national defense fund। पढ़ो जी पढ़ो, पढ़ो जी पढ़ो। तो ये किसको ओवररूल कर रहा है? किसी और स्टैट्यूट को ओवररूल कर रहा है। अच्छा, किसी और स्टैट्यूट को। और स्टैट्यूट कौन से हैं? देखो, मेमोरेंडम, आर्टिकल, ये भी तो स्टैट्यूट ही है, ये भी तो कानून है। और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू कंपनी, ये सब हैं अदर स्टैट्यूट।
इनको भी ओवर रूल कर रहा है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और कोई भी पर्सन या अथॉरिटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कॉन्स्टिट्यूट की है, वो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर सेक्शन 180, 181, 182, 180 लिमिट लगाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर लिमिट लगाता है। जैसे याद होगा 181, 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, मैक्सिमम बोरोइंग हो सकती है 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम तक की, ठीक है जी। ऐसे 181 के अंदर एक लिमिट दी हुई है, 182 के अंदर एक लिमिट दी हुई है कि इतना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, 181 के अंदर चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन पे लिमिट दे रखी है 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। 182 पे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन पे एक लिमिट दे रखी है। बट ये सेक्शन कहता है 183 कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 180, 181, 182, 180, 181, 182 और द होल कंपनीज एक्ट और any other statute means the memorandum, the article or any other instrument जो कंपनी से रिलेटेड होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ भी चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नेशनल डिफेंस फंड में। डन का मैसेज दीजिए। भाई डन का मैसेज दे दीजिए। चलिए, और लास्ट आता है सारे कानून ऐसी तैसी कराएं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। पूरे हिंदुस्तान के सभी कानून ऐसी तैसी कराएं। दिस क्लॉज विल ओवररूल ऑल अदर लॉ। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 243 सबसेक्शन 1B ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कहता है जी ऐसा है कि अगर मान लीजिए मैंने किसी डायरेक्टर को या ऑफिसर को हटा दिया क्योंकि वो मैनेजमेंट ऑफ कंपनी गलत तरीके से चला रहा था, फ्रीडम 251 मोबाइल जैसे ही एप्लीकेशन फाइल हुई, एनसीएलटी ने कहा कि पहले तो कंपनी के डायरेक्टर्स को हटाओ। न केवल कंपनीज एक्ट बल्कि कई ऐसे कानून हैं देश में जो कहते हैं कि अगर आप डायरेक्टर को ऑफिस से हटाओगे तो आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। पर्सनल लॉ ये कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है, खुद कंपनीज एक्ट भी कहता है कि आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। बट सेक्शन 243 सबसेक्शन 1B कहता है कि अगर उसके दुष्कर्मों की वजह से आप उसे हटा रहे हो, भाड़ में जाएं सारे एक्ट, खासकर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी। कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी उसे हटाने पर। Notwithstanding anything contained in any other provision of the Act or any other law for the time being in force or any contract memorandum article on the removal of a person from the office of a director or any officer connected with the conduct and the management of the company, वो ऑफिसर जो कनेक्टेड थे विद द कंडक्ट विद द, सिंपल कर रहा हूं थोड़े शब्द काट के, दे आर कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, उनको हटाया जा रहा है तो उनको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगी। क्योंकि ये बात किसने कही है? 243 सबसेक्शन 1B ने कही है, 243 सबसेक्शन 1B ने कही है। बताइए जी, कोई भी दिक्कत? फिर मैंने एक बात का मतलब लिखवाया था, विदाउट प्रेजुडाइज। विदाउट प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता था? मैंने कहा था विदाउट प्रेजुडाइज का मतलब है तुम भी लगोगे मैं भी लगूंगा। सब्जेक्ट टू का मतलब जब तुम लगोगे तो मैं नहीं लगूंगा। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब तुम नहीं लगोगे मैं ही लगूंगा। और विदाउट प्रेजुडाइज का मतलब तुम भी लगोगे मैं भी लगूंगा। ये सब मतलब मैंने सेक्शन 3 ऑफ द फेमा कराते हुए लिखवा रखे हैं। विदाउट प्रेजुडाइज का मतलब होता है कि when certain particular provision follow general provision and when it is stated that particular provisions are without prejudice to those general provision। अच्छा,
यानी कि एक पार्टिकुलर प्रोविजन अप्लाई होगा, जनरल प्रोविजन भी अप्लाई होंगे और ये भी अप्लाई होगा. फॉर एग्जांपल सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स कि विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 अ कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड विद द नेम विच कंटेन any word or expression which is likely to give the impression that company is in any way connected with or having the patronage of the central government or state government. नहीं, आज सारा नहीं कराऊंगा, कल होगी लास्ट क्लास. हाँ जी. सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 कहता है कि सबसेक्शन 2 के नियमों को नुकसान पहुंचाए बिना कंपनी के नाम के आगे कोई भी ऐसा नाम नहीं जुड़ना चाहिए जो कि ये बात बताए जैसे कंपनी को संरक्षण प्राप्त है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या लोकल अथॉरिटी का. सबसेक्शन 2 के नियमों को नुकसान पहुंचाए बिना. सबसेक्शन 2 के नियम क्या कहते हैं? सबसेक्शन 2 कहता है नेम ऑफ कंपनी shall not resemble oblique identical with other company. सबसेक्शन 3 कहता है कि सबसेक्शन 2 का भी ध्यान रखना, और सबसेक्शन 3 अलग से कह रहा है कि कंपनी का नाम इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को, देखने वाले को लगे कि इस कंपनी को संरक्षण प्राप्त है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल अथॉरिटी का. काट दो ये लाइन. अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. अंडर एनी लॉ, बस ये भी काट दो. लो जी, आसान हो गया मामला. थक गए? मेरे ख्याल से 50% से ज्यादा हो गया ना. हाँ, तो हम इसे कल आराम से अब खत्म कर सकते हैं. कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन सारा खत्म हो गया आज. अब प्लेन वनीला वाला पोर्शन ही बचा है सारा, जिसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगेगा. तो कल आराम से खत्म हो जाएगा कल की क्लास में. ठीक है, आज प्लीज एक काम करना, चाहे बेशक बुक में से देख के लिखना जो लिखने को कहा है. प्लीज, आज होमवर्क दे रहा हूं. लॉ में होमवर्क दिया नहीं है कभी, बट आज दे रहा हूं. कल हम आखिरी बार मिलेंगे. शनिवार का शुभ दिन है, कल हम आखिरी बार मिलेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.